जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 5 का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़े हैं उसमें से अखज़ करना है। स्पेक्ट्रम की जो वैल्यूज़ हैं और रेडियस और एनर्जी की वैल्यूज़ हैं उससे हमने वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी और उसकी जो है वो एनर्जी की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी। तो हम असल में कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटोन क्या करने जा रहे हैं, हम लोग वेव नंबर ऑफ फोटोन करने जा रहे हैं। सही। तो इसमें तीन चीजें हमने कर लेनी, एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन बेसिकली वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे। वेव नंबर ऑफ फोटोन कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें जो एक स्पेक्ट्रल लाइन है वो एक फोटोन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हजरत जी उस फोटोन की कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, कोई ना कोई उसका वेवलेंथ का इनवर्स लेंगे तो वेव नंबर भी बनेगा, तो इसका मतलब उसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो वो जो रिलेटेड है सारी किसके साथ, एनर्जी डिफरेंस के साथ। किसके साथ, एनर्जी डिफरेंस के साथ। तो हम कहते हैं द वेवलेंथ lambda and wave number mu bar are related with energy difference between two orbitals from which it is emitted। सारी बात है, जो एनर्जी एमिट हुई है वो दोनों के डिफरेंस से एमिट हुई होगी। ठीक है। तो कहां से कहां तक आती है, तो हम लोग सिंपल कह रहे हैं कि एनर्जी डिफरेंस कौन से लेवल से कौन से लेवल तक आती है। तो हमें जो है वो हायर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल पता होगा। तो हम कहते हैं एक होता है हजरत जी हायर एनर्जी लेवल, उससे वो आती है लोअर एनर्जी लेवल में। ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि हायर से वो किस में आना चाहती है, लोअर में आना चाहती है। तो तब ही फोटोन एमिट होता है, तभी क्या होता है, फोटोन एमिट होता है। अब ये जो हायर लेवल है इसे हम लोग बोलते हैं N2 और लोअर लेवल है इसे हमको क्या बोलते हैं, N1। सही है। तो ये इधर से इधर जंप करेगा। इस जंपिंग के दौरान जो N2 की एनर्जी है और N1 की एनर्जी है, डेफिनेटली N2 की एनर्जी को हम E2 कहेंगे और N1 की एनर्जी को हम क्या कहेंगे, E1। तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आना यानी कि E2 से E1 में आना। तो हमें क्या चीज निकालने की जरूरत है, एनर्जी डिफरेंस। क्या चीज निकालने की जरूरत है, एनर्जी डिफरेंस निकालने की जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें पहले लो एनर्जी का पता होगा, फिर हाई एनर्जी का पता होगा, हम उसका डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो अब सुनिएगा, यहां मैं लिखता हूं एनर्जी ऑफ N1, फिर मैं लिखता हूं एनर्जी ऑफ N2। सही है। अब एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो जी स्केयर E4 M ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर M स्केयर H स्केयर, वो वाला फार्मूला। तो जरा देखिएगा, फर्स्ट वाले को E1 कहेंगे और सेकंड वाले को क्या कहेंगे, E2 कहेंगे। E1 इज इक्वल टू जी स्केयर E4 M ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर H स्केयर M स्केयर आना है, लेकिन N इधर कौन है, 1, तो इधर क्या आएगा 1। बाकी सारी अच्छा तो कांस्टेंट है, बाकी हर चीज तो कांस्टेंट है ना, एवरीथिंग इज कांस्टेंट। देन इधर क्या बनेगा, जी स्क्वायर E4 M ओवर
8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर और इधर n2 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर n2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 कह लो, ये इक्वेशन 2 कह लो। लेकिन आपने क्या निकालना है, डेल्टा ई। तो डेफिनेटली डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो इट मींस दैट यहाँ पे E2 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी माइनस फिर E1 की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास एक जो है ना वो सिंपल सा जो है वो ट्रेंड आएगा, वो सुनिएगा। पहले E2 की वैल्यू लिख रहा हूँ z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये वैल्यू किसमें होती है, पोटेंशियल एनर्जी अपना टोटल एनर्जी की माइनस में होती है। तो इसलिए यहाँ माइनस z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n1 का स्क्वायर। यहाँ E2 है, यहाँ E1 और दरम्यान में माइनस आ गया। ठीक है, अब सुनिए, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास है ना चीजें कॉमन, उसे हम कॉमन ले लेंगे, जो नहीं है कॉमन उसे हम कॉमन नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, ये देखें z स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, ये कॉमन है, ठीक है, कॉमन है। ओके, बाय टेकिंग कॉमन वी कैन नोट डेल्टा ई। सही है, यहां से क्या बचा, माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, दैट्स गुड। यहां माइनस माइनस का हो चुका है प्लस, तो यहां पे प्लस 1 ओवर n1 स्क्वायर, प्लस 1 ओवर n1 स्क्वायर। ऊपर क्या आ रहा है, माइनस 1 ओवर, पहले क्या आ रहा है माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस इधर से आया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो चुके तो प्लस आ गया। अब आपको पता है इसे लिखने में आसानी के लिए माइनस वाला इधर लिख के प्लस वाला इधर लिखेंगे, तो प्लस के साथ कुछ लिखे या ना लिखे फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो इसका मतलब है फाइनल फॉर्म में हमारे पास क्या बना जी, डेल्टा ई इज इक्वल टू z स्क्वायर E4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और साथ में अब इसे थोड़ा सा हमने ट्रांजिएंट किया हुआ है, चेंज किया हुआ है, इसको मैंने इधर लिखा 1 ओवर n1 स्क्वायर, और यहां मैंने लिखा 1 ओवर n2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। लेट इसे इक्वेशन कह लो 3 कह लो। ये थर्ड इक्वेशन जो हमारे पास आई है, ये किसकी है, एनर्जी डिफरेंस की। तो आपने किसी भी एनर्जी को अपना फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो उसका डिफरेंस फाइंड होना चाहिए। तो डिफरेंस फाइंड करके हमने ये फाइनल वैल्यू आपके सामने गोश गुजार कर दी। ठीक हो गया। अब अगली बात हम कहते हैं कि इफ यहां पे इफ z इज इक्वल टू 1, अगर z 1 हो तो फिर z तो 1 हो गया ना, तो फिर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो हमने पहले की हुई है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ये तो पहले ही आपने फाइंड की है। इसका मतलब है कि आपने अगर एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो फिर आपके पास फाइनल फॉर्म में ये आ गया कि डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर जॉउल, इसमें आ गई जॉउल्स में आ गई, इसमें आ गई जॉउल्स में आ गई। हम कहते हैं दिस इक्वेशन is used to calculate the energy of फोटोन या एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, ये इक्वेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए कैलकुलेट होगी। N2 हायर शेल, N1 लोअर शेल, जो मैंने आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्लियर कट लाइमन बामर पास्कल फंड और ब्रैकेट सीरीज में डिटेल से समझाया हुआ है। लो यहां तक तो एनर्जी का आ गया। अब एनर्जी के बाद हमारे पास जब हमने वेव नंबर की तरफ जाना तो पहले हम उसे फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जरा सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि ये वाली वैल्यू आप पहले ही जानते हैं, डेल ई इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, तो मैं यूं कह सकता हूं फ्रॉम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। कौन सी थ्योरी? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक आपके पास सिंपल सी चीज है, डेल्टा इज इक्वल टू एच म्यू। अब इसे लेट्स सपोज दैट इक्वेशन नंबर 5 कहें, ये भी डेल्टा ई है, ये भी डेल्टा ई है। क्या दोनों को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं? ऑब्वियसली यस, वी कैन डू इट। तो हम इसे कंपेयर करेंगे भी, सही है। तो हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग, ये भी तो फोटोन की एनर्जी है ना, तो वो भी फोटोन की है। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन, ऊपर नाम क्या दिया 3 और नीचे का नाम दिया 5, वही है। हमें क्या मिलता है? ठीक है, हमें ये मिलता है कि इधर आ जाएगा एच म्यू, म्यू बोले तो फ्रीक्वेंसी, सही है, और एच बोले तो प्लांक्स कांस्टेंट, और राइट साइड पे आ जाएगा जी स्क्वायर ई 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर 1 ओवर एन 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन 2 स्क्वायर। मतलब बाकी सारे तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ पंगा पड़ता होता है, किसका पड़ता होता है? सिर्फ और सिर्फ n1 का और n2 का। इसका मतलब n1 और n2 अगर पता है तो कोई भी किसी किस्म का भी इशू हमें नहीं है, सही है। अब सुनिए, यहां पे ये h है, अगर इसे मैं इधर ले जाऊं तो h स्क्वायर से क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बन गई, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू जी स्क्वायर ई 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब ओवर 1 ओवर n 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n 2 स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन हम किसके लिए यूज करते हैं? टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग कहते हैं दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, यानी कि म्यू of photon of any spectral line of any series, किसी भी सीरीज के किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी अगर आपने फाइंड करनी है, आपने सिर्फ ये देखना हायर शेल कौन सा है, लोअर शेल कौन सा है, ये वैल्यूज निकालनी है। ये आपको पहले मैंने बता दी, सिर्फ h की वैल्यू अगर डिवाइड करनी है, नया कांस्टेंट बन जाएगा, तो कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहेंगे और आपके पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां तक तो सारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? सबको पता है, हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी साइकिल पर सेकंड है और हर्ट्ज है। एनर्जी का जॉउल्स था वो मैंने लिख दिया, ठीक है ना, एनर्जी का जॉउल्स था वो हमने पहले ही डिराइव कर दिया है यहाँ पे। और इसका जो है वो हम लोग कहते होते हैं कि ये वाली ओवरऑल किसमें आनी होती है? हर्ट्ज में। हर्ट्ज इसका क्या है? यूनिट है, तो ये याद रखें आप, हर्ट्ज में आती है। अब फाइनली हम लोग वेव नंबर तक पहुंचेंगे। फाइनली हम लोग वेव नंबर तक पहुंचेंगे। अब वेव नंबर तक कैसे पहुंचना है वो जरा सुनिएगा, समझिएगा, तब जाके आपको पता चलेगा। सुनिए, हमें पहले से पता है कि वो v इक्वल टू एफ लैम्डा से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि c इक्वल टू म्यू लैम्डा, c इक्वल टू म्यू लैम्डा। यहां से ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि म्यू इज इक्वल टू सी और लैम्डा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो लैम्डा है 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू किसके होता है? म्यू बार के होता है, यानी कि वेव नंबर के बराबर होता है। ये मैं ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो मैं यही वाली वैल्यू यहां पे लगा रहा हूं, तो ये मुझे हासिल हो गया क्या कि जो फ्रीक्वेंसी है c और साथ में म्यू बार के बराबर हो गया। लेट दिस इक्वेशन इज नंबर 7, दिस इक्वेशन इज नंबर 6 वाली ये इक्वेशन है,
ये भी किसकी इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी की, और ये भी किसकी इक्वेशन है, फ्रीक्वेंसी की। तो हम कहते हैं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाती है। ठीक है, फाइनल इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन नंबर 6 ही है और 7 ही है, यानी कि सी म्यू बार इज इक्वल टू जी स्क्वायर E4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब 1 ओवर n1 स्क्वायर 1 ओवर n2 स्क्वायर। अब होना सिर्फ क्या है, यहां पे जो c है उसे भी यहां इधर आना पड़ेगा। क्यों, हमें सिर्फ चाहिए कि वेव नंबर, हमें सिर्फ क्या चाहिए, वेव नंबर चाहिए। तो इसलिए हमें वेव नंबर हासिल करना है, तो हमें सिर्फ इधर सी बार लाना है। ठीक है, सी को इधर लाना है, तो हमारे पास ये बन गया जी, वेव नंबर इज इक्वल टू जी स्क्वायर E4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब, इससे इधर आया 1 ओवर n1 स्क्वायर 1 ओवर n2 स्क्वायर। ठीक है, और अब अगर z1 है, हम कहते हैं यहां पे हमें फाइनल, क्योंकि जो बोर है उसकी आ जाके सुई किस पे अड़ती है, हाइड्रोजन पे आके अड़ती है, क्योंकि मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे वो ठुस हो जाता है। अगर z1 है तो हमारे पास अपना E4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब और साथ में c, जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये निकला 1.09678 इंटू 10 रेज पावर 7 इंटू 10 रेज पावर 7 पर मीटर बना। क्या बना जी, पर मीटर बना। और इसको हम लोग, ये किसने कैलकुलेट किया था, रेडबर्ग्स ने, तो इसलिए इसे कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं जी इसे, रेडबर्ग्स कांस्टेंट। ठीक है, ये जो रेडबर्ग है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू यहाँ पे लगाएंगे, हमारे पास फाइनल फॉर्म में वेव नंबर कैलकुलेट करने का हमें तरीका आ जाएगा। ठीक है, लो जी, अब ये फाइनल वैल्यू है 1.09678 इंटू 10 रेज पावर 7 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, पर मीटर। ये आ गई जी फाइनल इक्वेशन टू कैलकुलेट द wave number of spectral line released from any region of any spectral series. This is used to calculate the wave number of spectral lines of all the series। तमाम सीरीज के स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने के लिए, वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब मैं सारी तो नहीं करूंगा, मैं उनमें से कोई एक दो कर देता हूं, ताकि आप लोगों को ये पता चल जाए कि उसे हमने करना कैसे, क्योंकि ये कैलकुलेटर की हेल्प से होनी है, इसीलिए हम जो है ना वो ज्यादा इसको अपना मेंटल स्ट्रेस में नहीं लाएंगे ना। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे हमारे पास है, मैं कहता हूं कि here is the Lyman series। लाइमन सीरीज में हमारे पास चंद स्पेक्ट्रल लाइंस है, उसमें जो है क्या नाम उसे बोलते हैं, फर्स्ट लाइन कैसे बनती है, जो फर्स्ट लाइन है वो बनती कैसे है, बनती तो चलो हमें पता है, फिर सेकेंड लाइन की जो है वो वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही थर्ड लाइन जो इसकी है, या आप थर्ड लाइन को इन लिमिटिंग लाइन कह लें, लिमिटिंग लाइन यानी कि आखिरी वाली लिमिटिंग लाइन कह लें, जो आपको पता है उससे पिछले रीजन में फॉल करती होती है। ठीक है, अब सुनिएगा
यहां पे फर्स्ट लाइन का मतलब, फर्स्ट लाइन में n1 तो 1 होगा क्योंकि लाइमन सीरीज है लोअर, लेकिन जो n2 है वो 2 होगा। यहां पे n1 1 ही होगा लेकिन n2 3 हो जाएगा, ऐसे ही 4 हो जाएगा, ऐसे ही 5 हो जाएगा। यहाँ पे n1 1 ही रहना है क्योंकि डी एक्साइड होके पहले में ही आना है, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। लेकिन n2 वो इन्फिनिटी होगा, यानी कि जब इन्फिनिटी से आएगा तो वो तो फिर लिमिटिंग होगी ना, उससे ज्यादा तो नहीं ना हो सकती एनर्जी, अपना वेव नंबर हो सकता। ठीक है जी। तो यहां पे देखो मैंने वेव नंबर की इक्वेशन लगाई, वेव नंबर इज इक्वल टू, यहां पे रेडबर्ग कांस्टेंट 1.09678 into 10 raised power 7, 1 over n1 स्केयर का मतलब 1 का स्केयर माइनस 1 over 2 का स्केयर, और साथ में क्या आ गया जी, पर मीटर। ऐसे अगर मैं इसको लिखूं तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 into 10 raised power 7 into 10 raised power 7, वैसे ही रेडबर्ग कांस्टेंट आ गया। तो बस इसमें याद रखना है 1 ओवर जो n1 होता है वो इधर 1 नहीं आना है, लेकिन n2 क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर हो जाएगा पर मीटर। ठीक है, ये लाइमन सीरीज की बात चल रही है। ऐसे ही इधर वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 into 10 raised power 7, 1 over 1 का स्केयर माइनस 1 over इंफिनिटी का स्केयर पर मीटर, और 1 over इंफिनिटी नथिंग, जीरो होता है, यानी कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होना, इसलिए जब मल्टीप्लाई बाय 1 होना है तो उसका आंसर सेम का सेम ही आ जाएगा। जैसे कि पहले का आंसर अगर हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो वो आता है 82.26 into 10 raised power 5 पर मीटर into 10 raised power 5 पर मीटर। 97 दूसरे का आता है 97.49 into 10 raised power 5 पर मीटर, और तीसरे का यही आएगा 109.678 into 10 raised power 5 पर मीटर, क्योंकि 10 raised की पावर 5 ली गई है। सही है, तो यहां पर हमारे पास ये वेव नंबर की इक्वेशन आई पहले की, ये दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन की, और ये आखिरी वाली स्पेक्ट्रल लाइन की। और अगर देखा गया कि ये सारी की सारी किस में पाई जाती हैं, ये वाली वेवलेंथ वेव नंबर, ये वाला वेव नंबर, तो यहां से भी पता चला दीज आर रेंजेस प्रेजेंट इन अल्ट्रावायलेट रीजन। ठीक है, तो हम कहते हैं all the rays have, या all the lines, rays कह लो या lines कह लो, spectral lines कह लो, have wave number which is present in UV region। किसमें होती है? UV region, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती हैं। ठीक है, ये निकली है एक। अगर आप जनाबे वाला इसकी करते हो ना बामर सीरीज की, तो बामर सीरीज में यहाँ n1 क्या आ जाना है 2, यहाँ n1 2, यहाँ n1 2 आ जाना है। ठीक है, तो इन्फिनिटी तक इसने पहुंच जाना है। लेकिन यहां पर याद रखें, मैंने पहले भी एक बात बताई थी आपको कि जो बामर सीरीज है उसकी जो लिमिटिंग लाइन है, जो आखिरी लाइन है, उसका जो रीजन है वो 10 रेज़ पावर 5 आएगा। ठीक है, उसकी वैल्यू मैं अगर एग्जैक्ट बता सकूं तो 27.4 इंटू 10 रेज़ पावर 5, ये 10 रेज़ पावर 5, ये 27, वो इसी की रेंज में आ जाता है। जब इसी की रेंज में आ जाता है तो लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज लाइज इन कौन सा रीजन? यूवी रीजन। और लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर के बाद तीनों आने वाली, फंड है, ब्रैकेट है, पास्टन है, सारी है, वो एंड वाली है, जितनी भी है वो सारी की सारी किसमें लाई करेंगे? विजिबल रीजन में। ठीक है, जो लिमिटिंग लाइन होती है आखिरी लाइन, ये उससे ऊपर वाले रीजन में होती है। ये लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, दोबारा से मैंने रिवाइज कर दिया, वैल्यूज कैलकुलेट की तो हमने ये साथ में कंक्लूजन निकाला। तो दिस इज द मेथड, मैथमेटिकल मेथड स्टेप्स टू कैलकुलेट थ्री थिंग्स: एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन of any series,
ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी, देन लास्ट पे वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एनी सीरीज, ठीक है। 3 रीजन है, सीरीज 5 है, उसमें से किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहे कि आप एच अल्फा की निकालें, एच अल्फा आपको पता है बामर सीरीज की पहली लाइन है, बामर सीरीज में n1 2 होता है और पहली लाइन का n2 क्या होगा 3, n2 3 n1 2 हो गया। अगर मैं कहूं आप जो है पास्टन सीरीज का निकालें, आपके लाइमन बामर पास्टन तीसरी है, उसका n1 3 है, अब उसकी कौन सी निकालने चाहते हैं, लेट्स सपोज दैट मैं कहता हूं तीसरी स्पेक्ट्रल लाइन निकालें, ठीक है। n1 अगर 3 है तो पहली के लिए n2 4 होगा, दूसरी के लिए n2 5 होगा, तीसरी के लिए n2 6 होगा, तो n1 3 n2 6, सही है, क्लियर। ऐसे ये बढ़ता रहता है ना 3 और 4 ऐसे, तो ये हम सारों के लिए निकाल सकते हैं। तो यहां तक हमारा ये वाला रीजन कंप्लीट हुआ, एनर्जी की कैलकुलेशन और वेव नंबर की कैलकुलेशन और फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, एक्सरसाइज के अंदर भी है, उसके रेलेवेंट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। लव यू ऑल जी।